एक बार रिवाइज करें कल जो पढ़ा था। आपने रीड करा सबने घर पे जाके? सच? सुहान आप कल पूरे दिन यहीं थे? अच्छा ठीक है, चलो मैं रिवाइज करवा देती हूँ, लेकिन आज तो पढ़ लेना, ठीक है? तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करा था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसा लॉ होता है? कमर्शियल लॉ होता है। उसके बाद हर जगह पर ये हमारा फाउंडेशन बनता है, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री हर जगह पर यूज़ होता है। फॉर्म कब हुआ था? अप्रैल 25 1872 में, और फोर्स में कब आया था? सितंबर 1 1872 में। फिर उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताओ। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ लॉ मिलकर के क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस जब एक पार्टी प्रपोजल दे, दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस के होते ही, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के होते ही वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। और जब उसमें कंसिडरेशन और ऐड ऑन कर देते हैं हम, कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मीनिंग बताओ। समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो इसको ऐड करते ही यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है? ये एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है? फिर हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस देखा था। एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस पर प्लस कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे जिसमें ये फादर सन और ये वाइफ और हस्बैंड, ये वाले कुछ एग्जांपल। तो इस तरीके के एग्जांपल किससे रिलेटेड होता है? एक सोशल एग्रीमेंट से रिलेटेड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उसमें, और उसमें एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ नहीं होती है। हम कोर्ट में जाके हम उसमें किसी को सू नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये वाइडर टर्म होता है। वाइडर टर्म क्यों होता है? क्योंकि इसमें लीगल और सोशल एग्रीमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर सोशल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमने असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। कुछ ऐसे थे जो सेक्शन 10 में गिवन थे, कुछ ऐसे थे जो सेक्शन 10 में नहीं गिवन थे, बट फिर भी हम उसे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करते हैं। वो कौन कौन था? एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, competency of the parties, then lawful consideration, legal object, void नहीं होना चाहिए, fulfillment of legal formality, certainty of meaning, possibility of performance। अब ये सारे वर्ड्स पढ़ के आपको इनके मीनिंग तो दिमाग में आने चाहिए कि इसका मीनिंग ये था, इसका मीनिंग, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था, ठीक है? देन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, एक एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, दूसरा क्या है कि हमारे जितने भी हमने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो स्टार्टिंग में तो वैलिड होता है, लेकिन बाद में किसी अनसीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो फिर क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है, क्योंकि हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, है ना? तो वहाँ पर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने से रुक जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के हैंड पे, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के ऑप्शन पे वो क्या हो सकता है? वॉइडेबल हो सकता है ना? और वो कौन सी पार्टी होगी? वो एग्रीव्ड पार्टी होगी हमेशा। फिर डिफरेंस देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच। देन हमने देखा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि ड्रग्स में डील करना, ये सब डील करना, ये सब अलाउड नहीं है, वो वॉइड हो जाता है वो वाले भी, ठीक है? फिर वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट नेसेसरी इलीगल एंड इलीगल एग्रीमेंट इज़ ऑलवेज वॉइड। इस पर भी मैंने आपको बताया था, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि वॉइड एग्रीमेंट्स हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इलीगल होंगे, मतलब वहाँ पे और भी पॉइंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं वॉइड एग्रीमेंट उसको होने के लिए। इलीगैलिटी इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? फिर उसके बाद इलीगल एग्रीमेंट इज़ ऑलवेज वॉइड। फिर यहाँ पर हमने एक वो भी बनाई थी, टेबल बनाई थी एंड में, वो ये थी कि इलीगल एग्रीमेंट मीनिंग क्या होती है? जो कि फॉरबिडन बाय लॉ होता है। और यहाँ पर हमने 2 सिचुएशंस देखी थी। एक ऐसे एग्रीमेंट देखे थे जिसके 2 पार्ट्स हैं, उसका एक पार्ट इलीगल है लेकिन दूसरा पार्ट लीगल है, ठीक
ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे कि एक ही कंपनी है और वो बिज़नेस करती है, ठीक है, तो और वो बिज़नेस कर रही है, एक तरफ तो वो ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही है जो कि लीगल है, ठीक है, सपोज़ एक तरफ वो सेल कर रही है, सपोज़ कंप्यूटर्स में डील कर रही है, ठीक है, और साइड बाय साइड उसने अपनी एक और यूनिट ओपन करके रखी है जो ड्रग्स में डील करती है, तो एक पार्ट उसका क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो अगर लेकिन अगर दोनों सेपरेबल होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो इलीगल वाला पार्ट है सिर्फ वो वॉइड होगा और जो लीगल वाला पार्ट है वो क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन अगर सेपरेबल नहीं हो सकते होंगे तो फिर पूरा का पूरा लीगल वाले को भी हम क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अब ऐसा है कि दो एग्रीमेंट्स है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो फिर यहाँ पर लीगल और इलीगल का हमें कुछ भी नहीं देखना है, पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही क्या है, वॉइड है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस। देखो अभी हमने पूरा रिवाइज करा, कितना टाइम लगा, ये फिर ब्लर हो गया, जा 6 मिनट लगे, बस 6 मिनट में पूरा रिवाइज हो गया, ठीक है। अगर आप टाइमली रिवाइज करते रहोगे ना लॉ को तो भूलोगे नहीं और आपका टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा रिवाइज करने का। लेकिन अगर आपने इसको पूरा एक वीक के लिए छोड़ दिया फिर रिवाइज करने बैठोगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, where a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitation, etc., one or both parties cannot sue upon it. It is described as unenforceable contract. For example, A bought goods from B in 2018 but no payment was made till 2022. यहाँ पर ना अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि या तो हो सकता है हमने वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था राइटिंग में नहीं था, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पीरियड में उस चीज़ को हमें कंप्लीट कर देना चाहिए था और वो टाइम पीरियड क्या हो गया, लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। A bought goods from B in 2018 but no payment was made till 2022. 18 में गुड्स खरीदे और 2022 तक कोई पेमेंट नहीं करी गई, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया ना। B कैनॉट सू A फॉर द पेमेंट इन 2022 एज इट हैज़ क्रॉस्ड 3 years। मतलब लॉ भी हमें बस 3 साल का टाइम पीरियड देता है उस चीज़ उसकी पेमेंट करने के लिए, लेकिन अगर उससे भी वो क्रॉस हो गया है तो फिर यहाँ पर कोई किसी को सू नहीं कर सकता कि पेमेंट नहीं करी है। एंड बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, a good debt becomes unenforceable after a period of 3 years as barred by limitation act। तो लिमिटेशन एक्ट ने ये हमें टाइम पीरियड दिया है कि 3 साल तक एटलीस्ट पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर 3 साल तक भी पेमेंट नहीं हुई है तो फिर उसमें वो पार्टी दूसरी पार्टी को सू नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है। टेक्निकल डिफेक्ट जैसे कि या तो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं है या फिर लिमिटेशन हो गई है, तो फिर बोथ द पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट और इसको हम बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने अभी क्या ख़त्म करा, अभी हमने क्या ख़त्म करा, ये वाले पॉइंट्स ख़त्म करें, वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। कितने टाइप्स है बताओ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपको इसके नाम पढ़ के सबको समझ में आ रहा है ना किसका मीनिंग क्या है, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन, अनएनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है किसी टेक्निकल डिफेक्ट हो गया कोई, और टेक्निकल डिफेक्ट से क्या मतलब है हमारा कि या तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना राइटिंग में नहीं था, ठीक है, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, या फिर जो कोई लिमिटेशन मतलब कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड था, उतने टाइम पीरियड में ना वो कॉन्ट्रैक्ट हमें कंप्लीट कर देना था, हमें पेमेंट कर देनी थी, बट हमने वो पेमेंट नहीं करी और वो जो टाइम पीरियड था ना वो लैप्स हो गया, तो फिर उसके लैप्स होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट की ना वैलिडिटी नहीं रहेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा
क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को सू नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जो लिमिटेशन है ना टाइम पीरियड की वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल 24 में भी वही लिखा था कि ए ने गुड्स खरीदे बी से और बी ने कोई पेमेंट नहीं करी है 2022 तक, और लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमें 3 साल तक कर देनी चाहिए थी, जो टाइम पीरियड हो गया है ख़त्म, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है, अब अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्लियर हो गया मैम? हाँ मैम अगर ये 2022 की जगह 2021 होता तो? हाँ, तो फिर वो अनएनफोर्सेबल नहीं होता, क्योंकि फिर 18-19, हाँ तो फिर अनएनफोर्सेबल नहीं होता, क्योंकि फिर अभी उसकी वैलिडिटी बची थी कंप्लीट होने की, है ना। अगर 3 साल से कम वाला टाइम पीरियड होता तो वैलिडिटी बची थी, अगर 3 साल लैप्स हो जाते तो फिर वो अनएनफोर्सेबल बन जाएगा। ठीक है, ओके मैम। अब हम सेकेंड पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इज express contract. A contract would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing. तो express contract हम मतलब express कर रहे हैं, खुद को बता रहे हैं, ठीक है, by words or in writing. Section 9 of the act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. तो अगर हमने वो acceptance, वो proposal, वो contract अगर हमने words में किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, एक कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। तो अगर हमने वो रिटन में किया है तो ऐसे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस for 20 lakhs and B in reply inform A that he accepts the offer. तो he offers, अच्छा यहाँ पर वर्ड्स भी तो है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वर्ड्स में बताए या फिर हम इन राइटिंग बताए। ठीक है, तो ए ने उसको फ़ोन किया और फिर बोला कि उसको अपना घर खरीदना है, तो मतलब उसने उसको वर्ड्स में बताया कि उसको उसका हाउस खरीदना है और कितने रुपए में खरीदना है, कंसिडरेशन में बताई 20 लाख रुपीज़ में बताया। तो यहाँ पर अब ए ने उसको बताया कि उसको ऑफर एक्सेप्ट वो करता है, तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम दूसरे को जा कर के बता रहे हैं वर्ड्स में या फिर इन राइटिंग में। ठीक है, वर्ड्स में या फिर इन राइटिंग में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रास्ट come into existence by implication, most by implication. Most often the implication is by action or conduct of parties or course of dealings between them. Section 9 of the act contemplates such implied contract when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. अब यहाँ पर हमने वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में हम वर्ड्स का या राइटिंग का यूज़ कर रहे थे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बस हम अपने एक्शन के थ्रू दिखा रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अदरवाइज देन इन वर्ड्स हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 26, व्हेन अ कूली इन अ यूनिफॉर्म पिक्स अप अ लगेज ऑफ ए to be carried out of a railway station without being asked by A and A allows him to do so, it is an implied contract and A must pay for services of coolie detailed by him. तो अगर यहाँ हम एक रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं और कूली ने अपने आप ही बैग उठा करके वो हमें डेस्टिनेशन तक छोड़ने चला गया, तो यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई, वर्ड्स में कोई वो नहीं हुआ, बस उसके एक्शन से हमें समझ में आया कि वो हमारा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें उसे कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना ही उन दोनों के बीच कोई बात हुई, वर्ड्स में भी कोई कुछ नहीं हुआ, बस उसके एक्शन से हमें पता लगा कि ये हमारा काम कर रहा है और हमें इसको कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। A drinks coffee in a restaurant, there is an implied contract that he should pay for the price of the coffee, है ना। जैसे हम किसी मॉल में गए और मॉल में जाकर के हमने एक चॉकलेट खोल करके खा ली, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अब तो पेमेंट करनी पड़ेगी अगर ऐसा किया है तो। यहाँ पर कोई वर्ड्स में नहीं बोला, कोई राइटिंग नहीं हुआ, अगर हमने वो चॉकलेट खा ली
तो वी हैव टू पे फॉर इट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। tacit contract, the word tacit means silent. Tacit contracts are those that are inferred through conduct of parties without any words spoken or written. A classic example of tacit contract would be when cash is withdrawn by a customer of a bank from ATM. Another example of tacit contract is where contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of hammer is an auction sale. It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract. तो यहाँ पर ये जो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आता है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हम बोल रहे नहीं रहे हैं, कोई रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बस जैसे कि यहाँ पर हम ATM मशीन पे जाके हम अपना कैश विड्रॉ कर लेते हैं, तो नॉर्मल यहाँ पर भी कोई किसी से बातचीत नहीं हो, ATM मशीन के आगे हम जाकर बात तो करते नहीं है, किसी से ही बात नहीं करते, बस हम अपना कैश विड्रॉ कर लेते हैं, है ना। या फिर एक ऑक्शन चल रहा है, कुछ पेंटिंग है, पेंटिंग को सेल करने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अपने अपने वो बता रहे हैं कि हम इतना प्राइस पे कर सकते हैं, हम इतना प्राइस पे कर सकते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा वो पेंटिंग उसकी हो जाएगी। और जैसे ही वो क्या हैमर फॉल ऑफ हैमर होगा, तो वहाँ पर हमें ये समझ जाना होता है ना कि अब ये पेंटिंग उसकी हो चुकी है जिसने हाईएस्ट बिडिंग लगाई, ठीक है। तो जैसे ही वो फॉल ऑफ हैमर हुआ, तो यहाँ पर फॉल ऑफ हैमर क्योंकि विदाउट एनी वर्ड्स है, कोई राइटिंग में नहीं हो रहा, तो जैसे ही वो एक्शन हुआ, बस वो एक्शन की वजह से हम क्या समझ गए कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि वो पेंटिंग उस पर्सन की हो गई जिसने भी हाईएस्ट बिडिंग लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा है, कोई भी रिटन लैंग्वेज का यूज़ नहीं हो रहा है, बस हम एक्शन से समझ जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर गए हैं, ठीक है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की भी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होता है ना। फिर थर्ड है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। The law creates and enforces legal rights and obligation when no real contract exists. Such obligations are known as quasi-contract. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. एक बार एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल रीड करो सबसे पहले, फिर ये दोबारा से रीड करेंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, ठीक है, आप रास्ते पे जा रहे थे और आपने देखा किसी के गुड्स, किसी का सपोज कुछ ऐसी चीज़ जो आप उसके पास तक पहुंचा सकते हो जिसका भी खोया है, ठीक है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर और लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू whom money is paid under mistake or to repay it back cannot be said to arise out of the contract even its remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are said to be quasi contract. मतलब क्या है, देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है, बस हम जा रहे थे रोड पे, हमने देखा कि सपोज किसी का आधार कार्ड गिरा हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या उठाया, उस पर एड्रेस देखा या कुछ भी देखा और आपने सोचा कि जिस पर्सन का है ये मैं उस तक पहुंचा दूं, उसके एड्रेस तक पहुंचा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई किसी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, ना ही किसी का कोई कंसेंट था, ना ही किसी ने किसी को ऑफर दिया था, ना ही कोई एक्सेप्टेंस हुआ था, बस आपने अपनी मर्जी से वो जो लॉस्ट गुड था वो उसके ओनर के पास तक पहुँचा दिया, ठीक है। तो कंसिडरेशन भी क्या कुछ नहीं होगा, मतलब अगर उसको मन करता है कि उसका बहुत ही कोई कीमती सामान था उसे देने का तो फिर वो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वो वाले पॉइंट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, बस यहाँ पर हमारी बस एक ऑब्लिगेशन, यहाँ पर कोई हमारे पास राइट भी नहीं मिल रहा है ना, जैसे कि मैंने बताया था कि एक ऑब्लिगेशन के साथ एक राइट भी क्रिएट होता है, यहाँ पर कोई राइट भी क्रिएट नहीं हो रहा है, बस एक वो ऑब्लिगेशन था कि बाय चांस
हम चाहते तो हम उसे नहीं उठाते, हम आगे बढ़ जाते, तो हो सकता था वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पूरा भी नहीं करते। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट वो है ही नहीं, कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमें वो लॉस गुड्स मिले और अगर हमने वो पहुँचा दिए तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फिर हम उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। अगर हमने नहीं पहुँचाए तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 29, टी अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड एट सीज हाउस बाय मिस्टेक एंड सी ट्रीट्स गुड्स एज इज ओन, सी बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक टी एक ट्रेड्समैन है जो अपने गुड्स सी के घर पे छोड़ गया बाय मिस्टेक, और सी ने क्या करा, उस गुड्स को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब सी इज़ बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। अब यहाँ पर अगर वो अपने गुड्स नहीं छोड़ के जाता गलती से, तो वो ना यूज़ करता, ना ही उन दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ था कि वो उसको गुड्स देगा और वो बदले में उससे पैसे लेगा। लेकिन अगर उसने यूज़ कर लिए और बाद में अगर टी को पता चला, तो वो सी क्या है, बाउंड टू पे फॉर द गुड्स है, ठीक है। अब उसने उसके गुड्स तो यूज़ करे हैं, तो फिर वो वो अपनी पेमेंट भी वो मांग सकता है, ठीक है। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, बस ये रिजेंबल कर रहा है लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर्टेन सर्कमस्टांसेस मतलब कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है सिर्फ तभी ये क्रिएट होगा, नहीं तो फिर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट सच ऑब्लिगेशंस। यहाँ पर क्या क्रिएट हो जा रहा है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जा रहा है known as quasi contract. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of the either party to make contract, but law imposes a contract upon parties. यहाँ पर वो जो दो पार्टीज थी ना, उन दो पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। उन दोनों को पता भी नहीं था कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा, बट अगर ऐसा हो गया तो लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या, लॉ की वजह से तो सी इज़ बाउंड टू पे फॉर द गुड्स ना, जो उसने यूज़ करे, ठीक है। फोर्थ, ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज ईमेल्स इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज persons create network which are linked to other networks through ED1 EDI, electronic data interchange. This helps in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI contracts और cyber contracts और mouse click contracts, ठीक है। इनके दूसरे नाम भी याद रखना, बाई चांस शॉर्ट नोट और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो समझ में आना चाहिए कि ई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं बिटवीन टू और मोर पार्टीज सच एज ईमेल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर दो तरीके से हम डिस्टिंग्विश करते हैं, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और द फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, देन कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. So executed contract क्या हो गया, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, जैसे कार सेल करने वाला कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने कार डिलीवर कर दी, आपने मेरे को पेमेंट कर दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, ठीक है। ग्रॉसर ने सेल करनी है शुगर ऑन कैश पेमेंट, एक पार्टी ने शुगर दे दी, एक पार्टी ने पेमेंट दे दी, दोनों की ऑब्लिगेशंस, दोनों के राइट्स कंप्लीट हो गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, क्या बोल देंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इन सच एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली। मतलब अभी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें फ्यूचर में इसको परफॉर्म करना है, एंड देयरफॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वेयर G agrees to take the tuition of H, a pre-engineering student, from next month, and H in consideration promises to pay
G 1000 per month, the contract is executory because it is yet to be carried out. ठीक है, आप आज यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने एडमिशन लिया IFS में, फिर आपने मैम ने आपको बताया कि आपकी क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी ये सब फ्यूचर में होना बाकी है। आप भी तब पेमेंट करोगे जब आप क्लासेस ले लोगे, और क्लासेस भी आपके नेक्स्ट वीक। तो दोनों पार्टीज़ की तरफ से, यहाँ पर दोनों पार्टीज़ की तरफ से अभी कॉन्ट्रैक्ट होना बाकी है जो फ्यूचर में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, रीड करो। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट in which one party has performed his duty or obligation and other party's obligation is outstanding। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जब एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया और दूसरी पार्टी का अभी होना बाकी है, अभी आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? जैसे अभी कोचिंग वाला एग्जाम्पल दिया कि दोनों की तरफ से अभी होना बाकी है, अभी हम फ्यूचर में करेंगे, बोथ द पार्टीज आर ऑब्लाइज टू डू दैट इन फ्यूचर, तो वो क्या हो जाएगा? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल 32, M advertises payment of award of ₹50,000 to any M advertises payment of award ₹50,000 to anyone who finds his missing boy and brings him। ठीक है, M का बेटा खो गया और उसने 50,000 रुपये रखे हैं कि जो भी उसे ढूंढ के लाएगा मैं 50,000 रुपये दूंगा। ठीक है, as soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B। This type of contract is also called unilateral contract। अब ऐसा अनाउंस किया था एम ने कि जो भी ढूंढ करके लाएगा 50,000 रुपये लेगा, तो अभी तो ये बस अनाउंसमेंट है, उसने बस ये क्या दिया है? ऑफर दिया है ना। अब बी उसके बेटे को ढूंढ करके ले आया, ठीक है, तो अब वो ढूंढ करके ले आया, तो बी की तरफ से जो काम करना था वो पूरा हो गया, बी की ऑब्लिगेशन इज कम्प्लीटेड। लेकिन अब ऑब्लिगेशन किसकी बची है? सिर्फ और सिर्फ एम की बची है कि वो अब क्या उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, दूसरे की तरफ से होना बाकी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। Bilateral contract, A promises to sell his plot to B for 10 lakh cash down and B pays only 2,50,000 as earnest money and promises to pay the balance on next Sunday. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on receipt of the whole amount. The contract between A and B is executory because there remains something to be done on both the sides. Such executory contract are also known as bilateral contract। तो A ने B को क्या बोला है? वो अपना प्लॉट सेल करेगा फॉर 10 लाख रुपीज़। ठीक है, B ने अभी तो बस 2.5 लाख रुपए ही दिए हैं, अभी बाकी की पेमेंट होनी बाकी है, और ए ने भी क्या बोला है कि जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे मैं तब ही सेल डीड में एंटर करूंगा और तभी आपको प्लॉट का पोजीशन आपको ट्रांसफ़र करूंगा। तो अभी क्या है? दोनों पार्टीज़ की तरफ से कुछ ना कुछ होना बाकी है, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और किस टाइप का एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए? हमने 3 तरीके से डिस्टिंग्विश करा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। पहला किस तरीके से डिस्टिंग्विश करा था हमने? वैलिडिटी के बेसिस पे, फिर फॉर्मेशन के बेसिस पे, फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, बताओ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? रिटर्न, एक तो इसमें वर्ड से बोल सकते हैं या फिर रिटर्न होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बस एक्शन से हो जाते हैं।
ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक और इसके अंदर हमने सब पार्ट पढ़ा, वो क्या था, नाम बताओ उसका, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा था हमने, याद करो। हाँ, कुली वाला तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा लिखा था, एटीएम वाला लिखा था, है ना। फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दीज आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर बस वो सरकमस्टेंसेस ऐसी होती है, अगर हम उसको पूरा कर देते हैं तो फिर वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है। ई कॉन्ट्रैक्ट, हाँ हाँ बोलो। मैम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई आता है तो हम उसे सू नहीं कर सकते अगर कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होता है तो? अगर वहाँ पर एनफोर्सिएबिलिटी आ जाएगी ना, जैसे हमने वो वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, ए ने एक वो है, ए बी के घर पे अपने गुड्स बाय चांस छोड़ गया, मिस्टेकनली छोड़ गया, और बी ने अगर उसके गुड्स यूज़ कर लिए तो फिर इट इज़ बाउंड टू पे। अगर वो पे नहीं करेगा तो हाँ, ए इज़ एनफोर्सिएबल, ए कर सकता है उस पर, क्योंकि यहाँ पर उसने उसके गुड्स उसको रिटर्न करने चाहिए थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो उसके गुड्स रिटर्न कर दे, लेकिन उसने उसके गुड्स यूज़ कर लिए, तो ऐसे सिचुएशन पे तो हाँ एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमने जैसे अगर हमने किसी को पेमेंट कर दिया और वो गलती से और वो रिफ्यूज कर रहा है वापस करने को, तो वो वायलेशन आएगा? हाँ, इसमें भी आ सकता है, अगर आपके पास प्रूफ है, आपके पास सब कुछ है, तो फिर यहाँ पर भी वायलेशन आ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जो वैसा वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि जहाँ पर हम बस जा रहे हैं और हमने किसी के गुड्स देख लिए, तो अब वहाँ पर आपकी कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आपको वापस करने ही करने पड़ेंगे, वो तो आपने कर दिया, आप अच्छे इंसान थे, आपने कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर तो कोई ऐसा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, लेकिन अगर हाँ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उस केस में ज़रूर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ बन जाएगा, ठीक है। ई कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, जो ईमेल के थ्रू हो जाते हैं। फिर परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड जो हो चुके कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी जो होंगे इन फ्यूचर। यूनिलेटरल एक साइड से अभी बाकी है, बायलेटरल दोनों साइड से अभी बाकी है। प्रपोजल और ऑफर, सेक्शन 2 क्लॉज ए of Indian Contract Act 1872. Definition of offer or proposal: when one person signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्सन है, सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। एक यहाँ पर ना पॉजिटिव साइड है, दूसरा नेगेटिव साइड है। देखो हमेशा आपने देखा है कि जैसे कि एक होता है, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है, हम दूसरी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं हमें गुड्स डिलीवर करने के लिए, तो ये क्या है, विलिंगनेस टू डू, कुछ काम करने के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ना कभी कभी ऐसा भी होता है, हम किसी को कुछ काम नहीं करने की वजह से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दो टीम में क्रिकेट मैच होना था, ठीक है, दूसरी टीम को पता था कि इनकी टीम का प्लेयर ए बहुत ही अच्छा खेलता है, अगर ये खेला तो फिर हम हारेंगे पक्का, ठीक है। तो उन्होंने उसको क्या बोला कि आप अपनी टीम के इस वाले प्लेयर को मैच में मत खिलाओ और हम आपको 10 लाख रुपीज़ पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ना करने के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना। आपके स्कूल में डांस कंपटीशन हुआ और आपको पता है कि एक स्टूडेंट बहुत अच्छा डांस करता है, वो अगर डांस करेगा तो वो जीतेगा ही जीतेगा, तो आपने उसको पहले से बोल दिया कि तू डांस मत कर, मैं तुझे ये खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ऐसे ऐसे आपने उसको ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पर उसको डांस ना करने के लिए आपने कुछ पेमेंट करी है, तो ये क्या होता है, टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो एक पर्सन सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, एक होता है पॉजिटिव साइड, दूसरा होता है नेगेटिव साइड, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट अदर एंड सच एक्ट और एब्सटेंस, मतलब कि कुछ करना और कुछ ना करना, इज सेड टू मेक अ प्रपोजल या फिर ऑफर, ठीक है।
तो प्रपोजल और ऑफ़र एक ही बात होते हैं, हम इसको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑफ़र का मीनिंग क्या निकल के आया, ऑफ़र का मीनिंग निकल के आया, उसके दो पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं कुछ करने के लिए, और दूसरी साइड है हम कुछ ना करने के लिए पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल और ऑफर आर द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसर और ऑफरर। एक काम करो, एक पहले ना एक दो टेबल्स लिख लो, फिर हम इसको रीड करेंगे। ऑफर, ऑफर कहाँ पर है, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए, ठीक। ये ऊपर वाला लिख लिया सबने, पूरा हो गया।
गया पीछे, डन, ठीक है। तो ऑफर का तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। फिर हमें ये समझना है, पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, हम जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑफरर, और जिसको हम ऑफर दे रहे हैं उसको बोलेंगे ऑफरी। लेकिन जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब ये ऑफरर क्या बन जाएगा, प्रॉमिसर बन जाएगा, और ये ऑफरी क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर या फिर प्रॉमिसी बन जाएगा, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं। अभी जैसे हमने एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रीड करे थे ना, वैसे ये क्या है, एसेंशियल ऑफ अ प्रपोजल और ऑफर, ठीक। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर is called promiser or offerer. The person to whom the offer is made is called offeree, and the person accepting the offer is called promisee और acceptor. और यहाँ पर ये जो promiser, offerer, ये सब में जो मेन डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कब ऑफरर, कब promiser, कब ऑफरी, या फिर कब acceptor और promisee. For a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something. तो एक वैलिड ऑफर के लिए, क्योंकि एक ऑफर विलिंगनेस टू डू भी हो सकता है और नॉट टू डू भी हो सकता है, तो हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा हम क्या चाहते हैं, हम विलिंगनेस टू डू या नॉट विलिंगनेस टू डू समथिंग. देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर. A willing to sell his good at a certain price to B. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, willingness to do वाला हम ऑफर दे रहे हैं किसी को. A is willing not to dance in a competition if B pays his certain sum of money. तो ये क्या है, abstain from doing something, ठीक है. थर्ड पॉइंट, the willingness must be expressed with a view to obtain assent of the other party to whom the offer is made, where A tells B that he desires to marry at the end of 2022. ठीक है, it does not constitute an offer of marriage by A to B. ठीक है, A लड़का है, B लड़की है, ठीक है. A ने B से जाकर के बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं 2022 के एंड तक ना शादी कर लूँ, ठीक है. अभी उसने क्या बोला है, सिर्फ उसको अपनी विलिंगनेस बताई है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर बताई है कि मैं ये चाहता हूँ, ठीक है. तो इसका मतलब क्या ये ऑफ़र देना हो जाएगा, नहीं ना. अगर वो ए बी को जाकर के बोले विल यू मैरी मी, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ़र देना हो जाएगा, ठीक है, तब वो ऑफ़र होगा. इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी. Therefore, to constitute a valid offer, एक्सप्रेस तो करना इम्पॉर्टेंट है ना. अगर एक्सप्रेस ही नहीं करोगे तो दूसरे पर्सन को पता कैसे लगेगा, ठीक है. विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर, और साथ में दूसरे पर्सन का एक्सेप्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है ना. दस, इफ द अबव एग्जाम्पल इफ फर्दर एड्स विल यू मैरी मी, इट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर. ठीक है, समझ गए. ये तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ गए सब लोग, ठीक. तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा एसेंशियल एलिमेंट क्या है ऑफ अ वैलिड ऑफर होने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें खुद को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है. जब तक हम बताएंगे नहीं डिज़ायर, सिर्फ अपनी डिज़ायर बता रहे होंगे तो वो ऑफ़र नहीं है. लेकिन हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी को साफ साफ हम क्लियर वर्ड्स में ऑफ़र देना इम्पॉर्टेंट है, तो तभी सिर्फ वहाँ पर ऑफ़र बन सकता है. तो ये थर्ड एलिमेंट हमारा एसेंशियल एलिमेंट हो गया टू बी एन ऑफ़र. फोर्थ पॉइंट, एन ऑफ़र कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ये पॉइंट तो पता ही है सबको. दस डूइंग इन अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस इज अ नेगेटिव एक्ट. नॉनदलेस बोथ दीज एक्ट्स हैव सेम इफेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ. कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे पार्टनरशिप में दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है. अब क्योंकि ए और बी साथ में बिजनेस कर रहे थे बहुत टाइम से, तो बी को पता था ना किस तरीके से बिजनेस किया जाता है,
उसको सारे मार्केट की नॉलेज थी, उसको सब नॉलेज हो गई थी। अब वो दोनों पार्टनर्स अगर अलग अलग हो गए तो बी क्या कर सकता है, उसके कंपटीशन में, ए के कंपटीशन में अपना खुद का बिजनेस खोल सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ए और बी के बीच में एक ऑफ़र ए ने दिया कि मैं आपको इतने सम ऑफ मनी, मैं आपको 10 लाख सम ऑफ मनी पे करता हूँ अगर आपने सिमिलर बिजनेस आप अगले 5 साल तक ओपन नहीं करोगे। तो इस तरीके की डीलिंग्स भी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक वैलिड ऑफर होगा, नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। A offer to sell his car to B for 3 lakh is an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. Example 38, when A asks B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to the court and he will pay the repair charges to B for the damage to B's scooter, it is an act of not doing or accident. तो ए और बी, ए के पास कार थी, बी के पास स्कूटर था, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर पूरी तरीके से ख़राब हो गया। अब यहाँ पर ए ने बी को बोला कि आप कोर्ट मत जाओ, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर कोर्ट ना जाने के लिए क्या हो रहा है, ऑफ़र दिया है उसने, है ना। काइंड्स ऑफ ऑफर, हाउ मेड, ये आपको पता है कि ऑफ़र बनते कैसे हैं। एक तो वो एक्सप्रेस ऑफ़र होता है, इम्प्लाइड ऑफ़र होता है। एक्सप्रेस ऑफ़र क्या होता है, हम अगर वर्ड्स में या फिर रिटन लैंग्वेज में हम अगर बोलें तो वो एक्सप्रेस ऑफ़र हो जाता है। और इम्प्लाइड ऑफ़र वो होता है जब कभी हम बिना बोले ही हम हमारे एक्ट से, हम हमारी इंटेंशन से हम शो कर देते हैं कि हम एंटर कर रहे हैं उस ऑफ़र में, तो वो इम्प्लाइड ऑफ़र होता है। जैसे ही हमने सेम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा वैसे ही यहाँ पर भी है, एक्सप्रेस ऑफ़र और इम्प्लाइड ऑफ़र, ठीक है। टू होम मेड, जनरल ऑफ़र और स्पेसिफिक ऑफ़र। जनरल ऑफ़र ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कुछ ऑफ़र दे रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप टेस्ट में फुल मार्क्स लेकर के आते हो तो मैं आपको ट्रीट दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ इसके लिए जनरल ऑफ़र। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप सब में से जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसको ट्रीट दी जाएगी, तो ये क्या हो गया, जनरल ऑफ़र हो गया, है ना। जैसे कि एक कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देना होता है, और फिर मतलब वो जनरल ऑफ़र होता है कि कोई भी आकर के हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज़ कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन मनी पे कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, एक जनरल ऑफ़र हो जाता है। और किसी हम एक ही पर्टिकुलर इंसान को दें तो वो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ऑफ़र हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र, एन ऑफ़र कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, स्टैंडिंग ऑफ़र, ओपन ऑफ़र या फिर कंटिन्यूइंग ऑफ़र। फर्स्ट इज जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र और स्पेसिफिक ऑफ़र तो आप लोग समझ गए होंगे वैसे। इट इज़ एन ऑफ़र मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिज़ायर्ड एक्ट। तो जनरल ऑफ़र क्या है, हमने हर किसी को दिया है और कोई भी आकर के उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी उसको ऑफ़र को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, अभी हम ये वाला केस लॉ नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 of the act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is retracted or withdrawn. It can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer, ठीक है। कंटिन्यूइंग ऑफ़र भी कंटिन्यूइंग ऑफ़र भी एक हमारा टाइप होता है। तो जनरल ऑफ़र जब तक कंटिन्यू है तब तक कोई आकर के उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर वो उस ऑफ़र में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि प्रोस्पेक्टस वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, सबको पता है ना प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक एडवर्टीज़मेंट होता है जो हम हमारी कंपनी का देते हैं हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो हमने एक जनरल ऑफ़र दिया, हमने बस न्यूज़पेपर में ऐड दिया, तो अब वो प्रोस्पेक्टस ऐसा तो नहीं है कि हमेशा चलता रहेगा और कभी भी आकर कोई भी आकर उसमें एप्लीकेशन मनी पे कर सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड भी तो होगा। तो
तो उस लिमिटेड टाइम पीरियड तक, जब तक वो ऑफ़र विड्रॉ नहीं किया गया, उतने टाइम पीरियड तक अगर कोई उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर ठीक है। तो वो है एक जनरल ऑफ़र जो हम किसको देते हैं, यहाँ पर हमारा मेन वर्ड क्या हो गया, पब्लिक एट लार्ज को देते हैं, ठीक है। एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। अब इसके लिए ये वाला केस लॉ तो आप लोग ध्यान में रखना ही रखना विद नेम, ठीक है। फैक्ट्स, इन दिस फेमस केस Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that a reward of £100 would be given to any person who contracted influenza after the using smoke balls produced by Carbolic Smoke Ball Company according to printed directions. One lady, Mrs. Carlyle, used the smoke ball as per the direction of the company and even then suffered from influenza. Hence, she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer. तो सबसे पहली बात देखो, एक केस लॉ ये जो लिखा होता है ये कैसे लिखा होता है, ये आपको अभी तक समझ में आया। जो भी दो पार्टीज़ होती है वो दो पार्टीज़ के नाम लिखे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कार्लिल क्या है, एक लेडी का नाम है, और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक कंपनी है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ना, इसने क्या दिया था, इसने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया था कि जो भी ये यूज़ करेगा, जो वो प्रोडक्ट को बनाती थी, कार्बोलिक स्मोक बॉल जो वो बनाती थी, कोई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो बनाती थी वो कंपनी, और उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो फिर हम उसको इतना पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये था ऑफ़र। और एक लेडी ने वो ख़रीदा उनका प्रोडक्ट, एज़ पर द डायरेक्शंस उसको यूज़ करा, और उसको वो इन्फ्लुएंजा से सफ़र भी हो गई, ठीक है, तो उसको वो डिजीज़ भी हो गया। तो अब उसको अब क्या है, उसको वो सम ऑफ मनी उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ये जो ऑफ़र दिया था वो एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया था, तो उस चीज़ को करके उतना अमाउंट ऑफ मनी कोई भी क्लेम कर सकता था, मतलब पब्लिक एट लार्ज में कोई भी क्लेम कर सकता था। तो ये किस तरीके का ऑफ़र इस कंपनी ने दिया था, जनरल ऑफ़र दिया था, ठीक है। स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफ़र, when the offer is made to specific or an ascertained person is known as specific offer. Specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. Bolton versus Jones. A offers to sell his car to B at a certain cost. This is a specific offer. ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर क्या है, जो हम किसी एक पर्सन को दे रहे हैं, किसी एक पर्सन को डिसाइड करके कि हम इसी पर्सन को ऑफर देंगे, वो होता है स्पेशल या फिर स्पेसिफिक ऑफर। क्रॉस ऑफर, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस बिकॉज offer made by the person cannot constitute as acceptance of another's offer, ठीक है। जैसे if A makes proposal to B to sell his car for 2 lakh and B without knowing the proposal of A makes an offer to purchase the same car at 2 lakh from A, it is not an acceptance and B was not aware of the proposal made by A, it is only cross proposal या cross offer and two person make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance, there is no binding contract in such a case। क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कि दो लोग हैं A और B, ठीक है। A ने क्या करा, कुछ मतलब या तो क्या बोलते हैं, लेटर के थ्रू, कोरियर के थ्रू इसको एक ऑफ़र भेजा राइटिंग में कि आई वॉन्ट टू बाई योर कार एट सो एंड सो अमाउंट, ठीक है। और इसने भी क्या बोला, इसके पास कार थी, इसने भी दूसरे को ऑफ़र भेज दिया लेटर के थ्रू कि मैं अपनी कार इतने रुपए में बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कुछ सच फेस टू फेस बातचीत कुछ हुई नहीं, बस इन दोनों ने इसको एक ऑफ़र, ये दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, एक ऑफ़र दे रहे हैं,
ठीक है, और दोनों अनअवेयर हैं, इग्नोर्ड है इस फैक्ट से कि उसने भी मेरे को ये प्रपोजल दिया था और उसने मेरे को ये ऑफ़र दिया था। ठीक है, तो इस तरीके के ऑफ़र को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस ऑफ़र बोलते हैं। समझ में आया क्रॉस ऑफ़र? एक बार दोबारा से इसको रीड करो। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर, देखो यहाँ पर है ना सेम कार की बात हो रही थी, दोनों ने सेम कार की बात करी थी, इसने उस कार को ही बेचने की बात करी थी और इसने उसी कार को खरीदने की बात करी थी। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल ऑफर मतलब एक जैसे ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, और इस बात से दूसरी पार्टी इग्नोर है, इस बात से दूसरी पार्टी को पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी ने भी मेरे को ये ऑफर दे रखा है। ठीक है, एंड द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस बिकॉज ऑफर मेड बाय द पर्सन कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज एक्सेप्टेंस। तो अभी तक कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है क्योंकि दोनों पार्टी ने बस क्या दिया है, एक एक ऑफर दिया है और दोनों अभी तक इग्नोरेंट ही है और किसी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है उस ऑफर को। ठीक है, ऑफर के एक्सेप्ट करते ही वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस, और फिर प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होते ही वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में एनफोर्सिएबिलिटी ऐड होते ही वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, काउंटर ऑफर, when the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modification and variation in terms of original offer, he is said to have made the counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. It is called conditional acceptance. ठीक है, जैसे आप दोनों हो, ठीक है, दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, आपने उसको बोला कि मैं आपको अपनी बाइक सेल करूँगा, ठीक, कितने रुपीज़ में? सपोज करो 1 लाख रुपीज़ में। ठीक है, उसने क्या बोला कि नहीं नहीं मैं इतने रुपए में नहीं, मैं 80,000 में लूँगा। तो ये क्या हो रहा है? उस ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट करा, उसने क्या बोला? एक काउंटर ऑफ़र रख दिया। तो फिर वो जो ओरिजिनल वाला ऑफ़र था ना उसको हम मानेंगे रिजेक्टेड कि वो अब होगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो अब हो सकता है नया वाला ऑफ़र जब तक दूसरी पार्टी एग्री करेगी तभी वो दूसरा वाला जो उसका काउंटर ऑफ़र है ना उसको फिर बाद में वो ऑफ़र में कन्वर्ट होगा अगर दूसरी पार्टी का भी क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कोई हमें ऑफ़र दे रहा है और हम उसको क्या दे रहे हैं? काउंटर ऑफ़र दे रहे हैं कि नहीं इस प्राइस में नहीं एग्री कर रहे हैं या फिर हम सो एंड सो क्वांटिटी में नहीं एग्री कर रहे हैं आपके गुड्स की। तो कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन होता है, कुछ भी उसमें वेरिएशन होता है, किसमें? ओरिजिनल ऑफ़र में, और हम फिर दूसरा ऑफ़र देते हैं उसके बदले। तो फिर हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑफ़र था, ओरिजिनल ऑफ़र था, वो क्या हो गया है? रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, और फिर उसको दूसरे वाले ऑफ़र को क्या बोलते हैं हम? काउंटर ऑफ़र बोलते हैं। एग्जाम्पल 41, ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर रुपीज़ 10 लाख, बी एग्रीज टू बाई इट फॉर रुपीज़ 8 लाख। ठीक है, ए ने ऑफ़र करा बी को कि मैं 10 लाख रुपए में अपनी प्लॉट सेल करूँगा और बी ने एग्री करा उसके प्लॉट को बाय करने के लिए, लेकिन उसने काउंटर ऑफ़र रखा कि मैं 8 लाख रुपए में खरीदूँगा। इट विल रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा? वो जो 10 लाख रुपए वाला ऑफर था वो हो जाएगा रिजेक्टेड। इफ़ लेटर बी एग्रीज टू बाय द प्लॉट ऑफ 10, अगर वो बाद में 10 लाख रुपीज़ पे एग्री करता भी है तो ए रिफ्यूज़ कर सकता है क्योंकि ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया था? पहले रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो काउंटर ऑफर रखते ही ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। E point, standing or continuing or open offer, an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. Tenders are invited to for supply of goods is a kind of standing offer. तो जैसे प्रोस्पेक्टस वाला एग्जाम्पल ही था कि वो एक टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है? ओपन रहता है, उसके बाद उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। तो जब तक वो ऑफ़र कंटिन्यू है उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूइंग ऑफ़र या फिर स्टैंडिंग ऑफ़र या फिर ओपन ऑफ़र। यहाँ पर टेंडर की बात की गई है। जैसे कई बार क्या होता है गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह निकालती है, किसी कंपनी को अगर
उसमें उनके साथ काम करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन का कोई रोड बनाने का कोई टेंडर निकाला है या कुछ और काम करने का निकाला है, तो वो ऑफ़र एक टाइम पीरियड के लिए रहता है ना। तो वो टाइम पीरियड के लिए वो जो है वो ऑफ़र, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूइंग ऑफ़र या फिर ओपन ऑफ़र या फिर स्टैंडिंग ऑफ़र। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक ले लें।